Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8, the arrival of the Mughals. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मुग़ल रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, बाबर कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे उन्होंने मुग़ल रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मुग़ल्स की पॉलिसीज़ को, जिनकी वजह से वो 330 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 330 ईयर्स इंडिया में रूल कर पाए। बहुत कुछ है इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए, साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो बेटा जब 16th सेंचुरी चल रही थी, 16th सेंचुरी को हम लिखेंगे कैसे, वो पीरियड जो 1501 से स्टार्ट होके 1600 तक चलेगा, वो क्या होगा 16th सेंचुरी। कब से स्टार्ट होने वाला पीरियड, वो पीरियड जो 1501 में स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ 1600 में, उसे हम क्या कहते हैं 16th सेंचुरी। तो क्या बोल रहे हैं ये फर्स्ट हाफ बोले तो 1510, 1520, तो जो फर्स्ट हाफ था 16th सेंचुरी का, उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा कैओटिक सिचुएशन थी इंडिया में, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। मतलब एक रूलर प्रॉपरली रूल नहीं कर पा रहा था, कभी ये रूल कर रहा है फिर कोई दूसरा रूल कर रहा है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब राजनैतिक अस्थिरता थी। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट। एक टाइम था जब दिल्ली सल्तनत का पीक था, दिल्ली सल्तनत से जो सुल्तान हुआ करते थे पूरे इंडिया को रूल कर रहे होते थे, पर अब दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे। जो सुल्तान हुआ करता था पहले, जिसकी सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करती थी, अब उस सुप्रीम अथॉरिटी के अगेंस्ट में बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि क्या थी दिल्ली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, कब थी 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। इसकी वजह से ही हम देखेंगे, देखो किसी भी कंट्री में दुनिया की जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो एक अतिवादी ताकत का उदय होता है। ठीक है, कोई नया व्यक्ति अंदर एंट्री लेता है और पावर में आ जाता है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जब सल्तनत डिसइंटीग्रेट होने लगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नई डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होगा, जो इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का, इस कियोटिक सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगी। और वो डायनेस्टी होगी कौन, मुगल्स की। ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन बेटा, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि फाउंडर थे किसके, मुग़ल रूल के इंडिया में। ये इंडिया आएंगे, कब इंडिया आएंगे 1526। अभी हमने कहा था ना फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, तो फर्स्ट हाफ क्या होगा बेटा 1501 से लेकर के 1550 का जो पीरियड होगा, इसे हम फर्स्ट हाफ कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में आए कौन, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर इंडिया आए और इंडिया में इन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को फॉर्म किया, एस्टेब्लिश किया। ही कॉल्ड हिज डायनेस्टी तैमुरिद। इन्होंने अपनी डायनेस्टी को क्या कहा, तैमुरिद। बेटा ये जो तैमुरिद है ये तैमूर से बिलोंग करता है ना। तैमूर भी इंडिया आए थे, पर तैमूर के इंडिया आने के पीछे कभी भी इंडिया को रूल करने का इरादा नहीं था। वो सिर्फ यहाँ से लूटपाट करने आए थे। तो वो जो तैमूर थे, तैमूर के नाम पर ही जो डायनेस्टी बनी उसे कहते हैं तैमुरिद डायनेस्टी। तो जो बाबर थे वो अपने आप को किस डायनेस्टी का कहलाना पसंद करते थे, तैमुरिद डायनेस्टी का। और उन्होंने अपनी डायनेस्टी को भी क्या कहा, तैमुरिद। बेटा अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ें उसके पहले हम थोड़ी सी ज्योग्राफी में चलते हैं। तो देखो ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया के पास आपको मिलेगा चाइना, और चाइना के ऊपर एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है मंगोलिया। ठीक है, और मंगोलिया के ऊपर क्या है, रशिया। रशिया काफ़ी बड़ा है, खैर रशिया के नीचे है मंगोलिया, चाइना के ऊपर है मंगोलिया। और मंगोलिया से बिलोंग करते थे गेंगिस खान, चंगेज़ खान। तो मुगल्स चंगेज़ खान से भी एसोसिएटेड है, रिलेटेड हैं, और मुगल्स तैमूर से भी रिलेटेड है। तो ये जो वर्ड मुग़ल है ये पर्शियन वर्ड है, किसके लिए, मंगोल के लिए। मंगोल कहाँ से थे, मंगोलिया से थे, और उसी का पर्शियन वर्ड है क्या बेटा, मुग़ल। तो मुगल्स दोनों से एसोसिएटेड है, तैमूर से भी और चंगेज़ खान से भी। ठीक है, चलो तो ऑल इन ऑल जो लर्न करने वाली बात है वो ये है कि जो मुग़ल है वो पर्शियन वर्ड है, किसका, मंगोल का। मुगल्स ने इंडिया के ऊपर 250 ईयर्स रूल किया, 16th सेंचुरी से लेके मिड 19th सेंचुरी तक। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैडम ने ऊपर तो 330 ईयर्स बताया, अभी बोल रही हैं 250 ईयर्स। तो इस कन्फ्यूजन को ऐसे दूर करो बेटा। देखो वैसे तो मुगल्स
1857 तक रूल करते रहे। 1526 में इनका रूल एस्टेब्लिश हुआ और 1857 तक ये रूल करते रहे। तो आप खुद लगा लो अंदाज़ा कितने साल हुए। 1526 से रूल करना स्टार्ट किया, कब तक रूल करते रहे? 1857 तक। तो 1626 तक हुए 100 साल, 1726 तक हुए 200 साल, 1826 तक हुए 300 साल, और फिर ये मान लो आप 20-25 साल ऊपर, तो 330 साल रूल किया। पर बेटा इस रूल में हम देखते हैं कि 250 ईयर तो डायरेक्ट रूल चला हमारे मुगल्स का, क्लियर है। और बाकी फिर अंग्रेज आ गए, तो बीच बीच में कभी बंगाल अंग्रेज़ों का हो गया, फिर अगर अवध अंग्रेज़ों का हो गया। तो मतलब इस तरीके से हम देखते हैं। तो जो बाद के 70 साल हैं उसमें मिक्स एंड मैच चला, ठीक है। मुगल्स का एरिया धीरे धीरे करके कम हो गया और ब्रिटिशर्स रूल करने लग गए, क्लियर है। तो ऑल इन ऑल इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 250 ईयर्स तो प्योर रूल किसका रहा? मुगल्स का रहा। और बाकी के 70 साल 80 साल मिक्स मैच चला, अंग्रेज भी थे और मुगल्स भी थे। और बेटा मैं ऐसा ही अंदाज़ा लगा पा रही हूँ आपकी बुक को पढ़ के कि भाई ये 250 ईयर बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द इंटायर इंडिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। पर बाद में फिर हम देखते हैं कि इनकी जो टेरिटरीज थी, जैसे बंगाल वगैरह था, अवध था, वो धीरे धीरे करके किसके पास जाता गया? अंग्रेज़ों के पास जाता गया। पर ऑल इन ऑल हम कहेंगे कि मुग़ल रूल कितने साल चला? 330 ईयर्स तक चला। मुगल्स ने अपने एम्पायर को इन 330 सालों में बहुत बड़ा बना लिया। लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरी तरह इन्होंने एक्वायर किया, और इसीलिए हम कहते हैं कि मुग़ल रूल का हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे आर्ट पे, हमारे आर्किटेक्चर पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। पॉलिटिक्स पर भी है, ठीक है। तो जो 330 ईयर्स थे उसमें मुगल्स ने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर किया, और इनका ग्रेट इम्पैक्ट हमें हमारे संस्कृति पे, हमारे समाज पे, हमारी कला पर, हमारे आर्किटेक्चर पे, सब पे देखने को। बेटा अब हम बाबर को पढ़ेंगे। तो बाबर ने अपना रूल कब इस्टेब्लिश किया? 1526 में। कब तक रूल किया? 1530 तक रूल किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स रूल किया। 4 साल ही रूल कर पाए बाबर, 1526 से 1530 तक। जो बाबर थे वो डिसेंडेंट थे, किसके डिसेंडेंट थे बेटा? तैमूर के और गेंगिस खान के। तो फादर साइड से ये डिसेंडेंट थे तैमूर के, और मदर साइड से डिसेंडेंट थे चंगेज़ खान के। ठीक हुई बात? पापा वाली साइड तैमूर, मम्मी वाली साइड गेंगिस खान। और ये फरगना के राजा बने कब? जब ये सिर्फ 11 साल के थे। ये फरगना के राजा बने कब बने? जब ये सिर्फ कितने साल के थे? 11 साल के थे। सोचो आज का 11 साल का बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, और ये राजा भी बन गए थे। ही बिकेम द किंग ऑफ फरगना एट द एज ऑफ 11। जो फरगना था ये बहुत ही स्मॉल किंगडम था, छोटू सा किंगडम था। और बेटा ये फरगना कहाँ था? तो ये फरगना था सेंट्रल एशिया में। फरगना कहाँ था? सेंट्रल एशिया में। जब ये 14 साल के थे तो इन्होंने समरकंद को भी जीत लिया। ये 11 साल के थे तब फरगना के राजा बने, जो कि एक छोटा सा किंगडम है, कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। और जब ये 14 साल के हुए थे इन्होंने समरकंद को भी जीत लिया। पर जल्दी ही इनके हाथों से फरगना और समरकंद दोनों ही चले गए, ठीक है। देखो पहले तो राजा एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, तो इसी लड़ाई में समरकंद आया, इनके हाथों से चला गया। फरगना जहाँ के राजा बने थे भी इनके हाथों से चला गया। तो ये क्या बन गए? होमलेस वंडरर, इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि अब इनके पास कोई घर था ही नहीं। फिर बेटा अब इन्होंने अपना ध्यान ईस्ट की तरफ लगाया, ठीक है, और काबुल को जीत लिया 1504 में। अब इनका ध्यान ईस्ट की तरफ आया, इन्होंने काबुल को जीत लिया 1504 में। और फिर इन्होंने डिसाइड किया है कि ये क्लेम करेंगे किस पर? तैमूर्स ऑक्यूपेंसी इन इंडिया। तैमूर ने जहाँ जहाँ जिस एरिया को ऑक्यूपाई किया था इंडिया में, उसको क्लेम करने का इन्होंने सोचा कि भाई मैं जब डिसेंडेंट हूँ तैमूर का, तो तैमूर ने कुछ पार्ट जो इंडिया में रखा था वो अब मेरा होगा। और जब बाबर के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा, उस टाइम में इंडिया में बहुत ही क्योटिक सिचुएशन है, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी किसको?
बाबर को। देखो जब आपस में सब लोग लड़ते रहते हैं, है ना, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो ही जाता है किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो वो वैक्यूम इंडिया में उस टाइम तक क्रिएट हो चुका था। तो जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी इंडिया की वो बहुत फेवरेबल थी बाबर के लिए उस टाइम में, ठीक है। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो वीक पड़ गई थी कब, जब इब्राहिम लोदी उसके ऊपर रूल कर रहे थे। द दिल्ली सल्तनत वॉज इन वीक हैंड्स ऑफ इब्राहिम लोदी। मतलब इब्राहिम लोदी उतने कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे, पॉलिटिकल समझ भी बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी नहीं थी। तो जब दिल्ली सल्तनत को इब्राहिम लोदी रूल कर रहे थे तब दिल्ली सल्तनत की कंडीशन ख़राब होने लग गई। जो नॉवेल्स थे, जो राजपूत किंग थे मेवाड़ के, जिनका नाम था राणा सांगा, देखो तो राणा सांगा भी अगेंस्ट में, दूसरे नॉवेल्स भी अगेंस्ट में। ये जब इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में होने लग गए तो इन्होंने मिलके कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र रचने की कोशिश की। किसके अगेंस्ट में? इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में। तो उन्होंने बाबर को इंडिया में बुलाया कि भाई तुम इंडिया आओ और इंडिया को इन्वेट करो। फिर से ध्यान से सुनना क्या लिखा है लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर, कि जो दिल्ली सल्तनत था वो वीक हैंड्स में था। किसके वीक हैंड्स में था? इब्राहिम लोदी। जो नॉवेल्स थे और जो राजपूत किंग थे मेवाड़ के, जिनका नाम था राणा सांगा, वो इब्राहिम लोदी के पूरे अगेंस्ट में थे। तो वो दोनों साथ में आ जाते हैं, नॉवेल्स और राणा सांगा, कॉन्स्पिरेंसी करते हैं। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र करते हैं और बाबर को इंडिया बुला लेते हैं कि भाई तुम आओ और इंडिया को लूटो। राणा सांगा को और दूसरे नॉवेल्स को यही लगता है कि अगर बाबर इंडिया आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा, ठीक है, वो यहाँ रुकेगा थोड़ी। They invited Babur to invade India. They thought after defeating Ibrahim, he would return to Kabul like his ancestors. जैसे ancestors करते आए थे बाबर के, वैसा ही बाबर करेगा, ये सोच थी राणा सांगा की। पर ये सोच बिल्कुल गलत थी। वो लोग सोचते थे इब्राहिम को हराएगा, थोड़ी लूटपाट करेगा, वापस चला जाएगा। उन्हें थोड़ी ना पता था कि बाबर दिमाग बना के बैठे हैं कि नहीं भैया मुझे तो रूल करना है। However, इट डिडंट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। बाबर अपने एंसेस्टर्स की तरह नहीं था। उसने कहा कि मैं तो इंडिया में ही रहूँगा और इंडिया में ही रूल करूँगा। अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी और बाबर पहली बार मिले 1526 सीई में, तब हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हरा दिया और मार दिया गया। जो लोदी की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी बाबर की आर्मी से, फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। वो कैसे, उसके पीछे हम रीजंस पढ़ेंगे। तो फिर से ध्यान से सुनो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 में हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हो रहा है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी है पर फिर भी बाबर उसे हरा देगा। क्यों? क्योंकि बाबर की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है ना। को आर्मी में कितने लोग हैं इससे ज़्यादा मैटर करता है कितने ट्रेंड हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। तो बाबर के साथ जो थोड़े लोग थे वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे एज़ कम्पेयर टू इब्राहिम लोदीज़ लार्ज आर्मी। जो वॉर स्ट्रेटजी थी बाबर की बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी लोदी से, ठीक है। क्योंकि इसने देखो 11 साल का जब बच्चा राजा बन जाता है, 14 साल में वो एक एरिया को जीत लेता है, तो तुम सोचो ना उसने कितनी बारीकी से युद्धों को देखा होगा, है ना। जब तक वो इंडिया आता लूटपाट करने तो बहुत पक चुका था मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको आ गया था। तो उसकी जो स्ट्रेटजीज थी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी एज़ कम्पेयर टू लोदीज़। ही हैड लर्नड इट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और जो स्ट्रेटजीज उसने इंडिया में यूज़ की वो उसने लर्न कहाँ से की थी, सीखी कहाँ से थी? सेंट्रल एशिया से। बाबर बहुत ही बड़ा मिलिट्री जीनियस था। उसने स्किलफुली अपनी आर्टिलरी को कंबाइन किया कैवलरी के साथ। आर्टिलरी तोपें, वो आप लोगों ने देखा होगा ना कैसी मशीन होती है जिस पर ऐसे तोप लगी होती है। यहाँ पर हम गोला बारूद रख के वो मतलब निशाना लगाते हैं। कैवलरी बोले तो घुड़सवार। उसने बैटल में घुड़सवारों, युद्ध में घुड़सवारों का भी यूज़ किया, तोपों का भी यूज़ किया। और इब्राहिम लोदी को ये सब पता ही नहीं था कि भैया उसके पास तोपें भी हैं, उसके पास घुड़सवार भी हैं। बेचारा जबरन फंस गया। ये इमेज है बाबर की आर्मी की इन द बैटल ऑफ पानीपत। क्या देख कुछ ज़्यादा नहीं रहा, अगर बुक में समझ में आ रहा हो तो आप लोग देख। अब हम पढ़ेंगे बेटा बाबर के कॉन्क्वेस्ट को, है ना। बाबर ने क्या क्या जीता, कब कब जीता।
बाबर ने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। इसके बाद ही इसने अपने बच्चे को भेजा जिसका नाम था हुमायूं कि भाई जाओ और आगरा को कैप्चर करो। बाबर के बेटे थे हुमायूं, तो जैसे ही दिल्ली बाबर के हाथों में आया उन्होंने अपने बच्चे को भेजा हुमायूं को कि जाओ आगरा पे कब्ज़ा कर लो। दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल, दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया गया, ठीक है। और यहीं से शुरुआत होती है मुग़ल रूल की। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद दिल्ली को हथियाया, आगरा में अपने बेटे को भेजा और यहीं से हम देखते हैं मुग़ल रूल की शुरुआत होती है। और इनका जो डिसीज़न था कि भाई अब ये इंडिया में ही रहेंगे, इससे इंडियन रूलर्स बड़े तिलमिलाए हुए थे, अफ़गान चीफ भी बड़े चिंतित थे, डरे हुए थे कि अरे यार बाबर इंडिया में रुकने का ही सोच रहा है, दिल्ली से रूल करेगा, ये तो गलत बात है। हमारे इंडियन रूलर्स भी बड़े परेशान, अफ़गानी जो लोग थे वो, अफ़गानी जो चीफ थे वो भी बड़े परेशान। राणा सांगा ने एक बहुत बड़ी आर्मी को इकट्ठा किया, किसके अगेंस्ट में, बाबर के अगेंस्ट भी। वो चाहते थे, देखो कई बार ऐसा होता है कि अपन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए कॉन्स्पिरेंसी राणा सांगा ने ही रची, बाबर को राणा सांगा ने ही बुलाया। अब वो बोलते हैं ना इनका बिच्छू इन्हीं को काट रहा है, वैसी स्थिति हो गई कि अब राणा सांगा को फिर बड़ी आर्मी इकट्ठी करनी पड़ रही, किसके लिए, बाबर के लिए। वो चाहते हैं बाबर इंडिया से चला जाए, वो उसको एक्सपेल करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनो, हुआ क्या, बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। जीते कौन, बाबर, हारे कौन, राणा सांगा। कब हुआ, 1527 में। बड़ी सी आर्मी इकट्ठी की राणा सांगा ने, बाबर से लड़ने पहुँचे, बैटल ऑफ खानवा हुआ, हारे कौन, राणा सांगा, जीते कौन, बाबर। कब जीते, 1527 सी में। फिर बाबर ने हराया किसको, अफ़गान चीफ्स को। कब, 1529। तो पहले 1526 में हारने वाले इब्राहिम लोदी किससे हारे, बाबर से। 1527 में बाबर से कौन हारे, राणा सांगा। फिर 1529 में बाबर से हारे कौन, अफ़गान चीफ्स। किस वॉर में, किस बैटल में, बैटल ऑफ घाघरा में। 1530 आते आते तो एक बहुत बड़ा एरिया कनकर कर चुके थे कौन, हमारे बाबर। By 1530 he captured a larger area that consisted area of north, northwest, UP to Bihar and Bengal। 1530 तक आते आते 4 सालों में तो धड़ाधड़ एक एक करके बहुत बड़ा एरिया जीत लिया बाबर ने। नॉर्थ के एरियाज़, नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़, यूपी टू बिहार, बंगाल, ये सब इनके पास आ गया। पर ये अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाते, अपने लोगों से कनेक्ट कर पाते, अपने सब्जेक्ट के लिए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ प्लानिंग बना पाते, अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर पाते। इसके पहले ही हो जाती है इनकी डेथ 1530 CE में। 4 साल रूल कर पाए बेचारे, और 4 साल रूल भी क्या कर पाया, आज इससे लड़ रहे, कल उससे लड़ रहे, यही चलता रहा। बाबर की अचीवमेंट्स को पढ़ेंगे तो बाबर बहुत कम टाइम के लिए इंडिया में एज अ रूलर रहे, मतलब या बहुत कम टाइम ही रहे ऐसा बोल दो। बाबर ब्रीफ स्टे इन इंडिया, बहुत कम टाइम वो रहे, और मेनली उस टाइम में वो लड़ते रहे। अभी हम देख रहे हैं ना 1526 में एक लड़ाई हुई, 1527 में फिर लड़ाई, 1529 में फिर लड़ाई, कंटिन्यू तो बेचारे लड़ते रहे, वॉर में रहे। पर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत डेवलपमेंट्स हुए इनके टाइम में, बट स्टिल ब्रॉट मेनी डेवलपमेंट्स इन द एम्पायर। पहला, इन्होंने मिंट्स एस्टेब्लिश करवाए जौनपुर में और लाहौर में। मिंट्स वहाँ पर जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, करेंसी जहाँ बनाई जाती है, तो ही एस्टेब्लिश न्यू मिंट्स एट जौनपुर एंड लाहौर। फिर इन्होंने से काबुल जाने तक का जो रास्ता था उसे सेफ और सिक्योर बनाया। ही एंश्योर्ड सेफ एंड सिक्योर रूट फ्रॉम आगरा टू काबुल। आगरा से काबुल जाओ, काबुल से आगरा आओ तो आपको सेफ सिक्योर रूट मिलेगा। तो 2 काम इस बहुत कम टाइम में, इन 4 सालों में बाबर कर गए। पहला 2 मिनट बनवा दिए जौनपुर लाहौर में, नए टकसाल जिनको बोलेंगे, जहाँ पर सिक्के बनाए जाएंगे। फिर इन्होंने सेफ सिक्योर रूट बनाया फ्रॉम आगरा टू काबुल, मतलब जो रास्ता था उसको सेफ और सिक्योर कर दिया।
इवन इन्होंने हुमायूं को एडवाइस किया कि रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी बनाओ। देखो हम एक ऐसी कंट्री में रूल कर रहे हैं जहाँ मेजॉरिटी में दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो आप जितना रिलीजियसली टॉलरेंट रहोगे उतना आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। उन्होंने हुमायूं को एडवाइस किया कि आप रिलीजियस टॉलरेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करो। दिस वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय हिज ग्रैंडसन। तो बाबर भी रिलीजियसली टॉलरेंट थे, हुमायूं को भी उन्होंने यही सिखाया और हुमायूं के बेटे अकबर भी इसी को फॉलो करेंगे। एक नए मोड को अडॉप्ट किया इन्होंने वॉरफेयर के, लड़ने के, युद्ध के एक नए तरीके को ऑप्ट किया इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने कंबाइंड यूज़ किया आर्टिलरी का और कैवलरी का। तोपों से भी लड़ाई की, उसी बीच में घुड़सवारों को भी लाए, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन इन दोनों का इन्होंने यूज़ किया वॉर में। और बाद में ये ट्रेंड ही बन गया कि भाई सेना में कुछ घुड़सवार होंगे, कुछ तोपची होंगे। अब बाबर का एक और पहलू जीवन का, जो ऐसे आप लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ एक अच्छे मिलिट्री कनकरर होंगे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, पर नहीं बेटा, ये बहुत एक्सीलेंट पोएट थे, राइटर थे। इन्होंने तुजू के बाबरी लिखा, जिसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी था, मतलब बहुत मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे बाबर, क्योंकि बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी। अब सोचो 11 साल का बच्चा राजा बन जाता है, इट मीन्स 11 साल की उम्र के पहले और बाद में इन्होंने अपने आप को पढ़ाई से जोड़े रखा था, तभी तो ये अपनी बायोग्राफी लिख पाए, है ना। तो ये एक्सेलेंट पोएट थे, एक्सेलेंट राइटर थे। इन्होंने तुजू के बाबरी लिखा, जिसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। बाबरनामा क्या है? ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बाबर की। ये हमें डिस्क्रिप्शन देता है किसका? इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस का, क्लाइमेट का, बर्ड्स का, एनिमल का, इवन इंडिया के फिजिकल फीचर्स का। बेटा नो मोर सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है किसकी? बाबर। जाहिरुद्दीन बाबर जो थे वो एक लॉन मैन थे। तो बेटा जो बाबर थे बहुत ही लॉन मैन थे, जो कितनी भाषाएं बोल पाते थे? 3, पर्शियन, टर्किश, अरेबिक। ठीक है, 3 भाषाएं बोल पाते थे बाबर, पर्शियन, टर्किश, अरेबिक। मेमोइर्स लाइक तुजू के बाबरी या बाबरनामा, ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है बाबर के रिगार्ड्स में। बाबर की पर्सनैलिटी कैसी थी, इनका रूल कैसे था जिस टाइम में ये रूल कर रहे थे, कैसी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ऑप्ट किया था, वो कौन कौन से किंगडम थे जहाँ पर ये रूल कर रहे थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी किससे? तुजू के बाबरी या बाबरनामा से, दोनों एक ही बुक है। इवन बाबर को हम इसलिए भी जानते हैं बेटा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऑर्किड्स, बागीचे बनवाए, लगवाए, कहाँ पर? इंडिया में। दूसरा, जो आज आप लोग देखते होंगे कि एक बड़ा सा गार्डन है और गार्डन के अंदर बड़ा सा पैलेस होगा, ये कंसेप्ट भी किसने दिया है? बाबर ने दिया है। बाबर इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ गार्डन पैलेसेस, गार्डन के अंदर पैलेसेस हों। गार्डन पैलेसेस का आइडिया भी किसका है? बाबर का है। ही कंस्ट्रक्टेड ऑर्किड्स, बहुत सारे बगीचे वगैरह इन्होंने बनवाए, लगवाए। बाबर रिक्रिएटेड द पर्शियन कल्चर ऑफ हिज होमलैंड इन इंडिया। बाबर ने अपने होमलैंड के कल्चर को रिक्रिएट किया, कहाँ पर? इंडिया में भी। बाबर रिक्रिएटेड द पर्शियन कल्चर ऑफ हिज होमलैंड। देखो बाबर जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ का जो कल्चर था वो पर्शियन कल्चर था, उन्होंने इंडिया में उसे रिक्रिएट किया। इस वजह से हम देखते हैं कि जो मुग़ल कल्चर था उस पे पर्शियन इन्फ्लुएंस था। ठीक है, जहाँ से बाबर आए थे वहाँ का जो कल्चर था वो कैसा था? पर्शियन कल्चर था। तो जब मुग़ल रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ तो उस पर भी किसकी झलक देखने को मिलती है? पर्शियन कल्चर की। क्विक रिव्यू को हम डिस्कस करेंगे, क्विक रिविजन को हम डिस्कस करेंगे किसमें? शॉर्ट्स में। हम लोग बाबर पढ़ चुके हैं, बाबर कंप्लीट हो गया। क्विक रिव्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें? क्विक रिवीजन को हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स में। और हम वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं। पार्ट 2 में पढ़ेंगे किसको? हुमायूं को।